हेलो एवरीवन, आज हम वापस आ गए और एक नई वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे हल्ला हो गया है कि भैया E20 कर दिया सरकार ने, हमारी गाड़ियां खराब हो जाएंगी सड़क के ऊपर, हम चलते चलते गाड़ी बंद हो जाएगी हमारी। तो ऐसे पागल क्रेजी हो गए हैं लोग। तो हमें लगा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए ऐसे व्यूज व्यूज के लालच में एकदम। तो हम आज बना दे रहे हैं। तो हम बनिया भाई साहब को बोलेंगे, हमारे जो यहाँ पे यश कोठारी नाम से आए हुए हैं। अरे यार, क्या ये मैं सुनाऊं। कट कर दूंगा, लेकिन वीडियो चलती रहनी चाहिए। हाँ, तो हम हमारे दूसरे वाले यश भाई साहब को बोलेंगे फटाफट। भाई अब तो आ चुका है, अब तो आ चुका है, अब कुछ मत कर। हेलो, अब हो अरे चुका है। अरे भैया, हमें मार दो। चलो चलो, तो ठीक है, हम चलो। हमारे हम हमारे दूसरे यश भाई साहब को बोलेंगे फटाफट स्क्रीनिंग के ऊपर चमका दिया जाए एक कि यस। एथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या चल रहा है अभी इंडिया में। एक और हम नया आपको सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब से हम कुछ भी एकदम अनाप शनाप कुछ एक तड़कती फड़कती न्यूज ला के देंगे। आज हम ये ला के दिए हैं, साउथ कोरिया में ट्रिपलेट बहुत हो रहे हैं। कोई सेंस नहीं बनता इस बात से, इस विषय पे, बट हम आपसे लाएंगे। हमको ऐसा लगा जरूरी है ये करना। 1 मिनट हम इस पे लेंगे, फिर उसके बाद भाई साहब स्टार्ट कर सकते हैं अपना। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कितना अनयूजुअल बात है ये। जहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं वहाँ ट्रिपलेट हो रहे हैं, बताइए बच्चों को। वहाँ पे 3-3 बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बर्थ रेट भी कितना कम है वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से। पर वन ऑफ द लीडिंग ट्रिपलेट बर्थ होल्डर्स है यहाँ पे। अब मुद्दे से हट के अब ब्राजील पे आ जाते हैं E30 के ऊपर। जी भाई। ब्राजील पर नहीं, हम आना चाहेंगे सबसे पहले पीआईबी पर, जो इंडिया की जो सरकार ने बोला है कि आपके जो कंसर्न है वो कंसर्न है ही नहीं। तो आप है ना परेशान मत होइए, क्योंकि आप पागल हैं। तो बेसिकली ऐसा बोल दिया गया है। तो क्या हुआ है, हम आपको फटाफट बताना चाहेंगे। पहले इंडिया सरकार ने बोला था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड होना चालू हो जाएगा। और कार मैन्युफैक्चरर्स को बोल दिया गया था कि आप 20% कंप्लायंट गाड़ियां बनाना चालू करिए, जो 20% इथेनॉल हैंडल कर पाए, और भी ज्यादा उससे अगर पॉसिबल है तो धीरे धीरे आप चालू कर दीजिए। अब 2030 की जगह पे 2025 में ही सरकार 20% एथेनॉल लेकर के आ गई है। अब इसमें चैलेंज क्या है? आज से 2 से 3 साल पहले ही आपका E10 आया था, 10% इथेनॉल। उसके पहले इंडिया 10% इथेनॉल भी ब्रीच नहीं करती थी। जल्दी से 10% इथेनॉल का मैंडेट आ गया था। और इंडिया में उसके पहले प्योर पेट्रोल या फिर 5% पे इथेनॉल तक चलता था। अब उसका चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक तो 2-3 साल में आपका सारी गाड़ियों का स्टॉक चेंज नहीं होता है। तो वो सारी गाड़ियां या तो 10% एथेनॉल कंप्लायंट है, या फिर 20% जस्ट कंप्लायंट है, जो कि 2024 में आनी चालू हो गई थी 20% कंप्लायंट वाली। बट वो बनी नहीं है नेटिवली 20% एथेनॉल मिक्सिंग के लिए। तो वो भी एक चैलेंज है। और जो प्योर पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं वो तो इथेनॉल के लिए बनी ही नहीं है। अब उसमें क्या, अब ये इथेनॉल होता क्या है, मैं पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। इथेनॉल होता है, इथेनॉल आपके जो भी ये फूड ग्रेन्स होते हैं उससे बनता है। एक तरीके का अल्कोहल होता है इथेनॉल, जो कि कंबस्टिबल होता है और जो कि पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाता है। पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो उसके साथ मिक्स होकर के एनर्जी एफिशिएंसी फिर भी मेंटेन रहती है, बट कम हो जाती है, पूरे फ्यूल की कम हो जाती है, बिकॉज इथेनॉल उतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं जितना पेट्रोल है। एनर्जी एफिशिएंट क्या होता है? 1 लीटर जलने से जितना पेट्रोल एनर्जी देगा, इथेनॉल उससे कम देगा। तो वो एनर्जी एफिशिएंसी होती है अराउंड 30 से 35% का फर्क होता है दोनों के बीच में। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि इथेनॉल थोड़ा ज्यादा कोरोसिव होता है। तो आपके अगर गाड़ी कंप्लायंट नहीं है, अगर उसके हिसाब से उसके कंपोनेंट्स नहीं बने हैं, तो आपकी जो गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा ये दिक्कत है कि अगर एनर्जी एफिशिएंसी कम है तो आपकी गाड़ी की माइलेज गिरेगी। अब वो माइलेज या तो 5 से 7% या 10% तक जा सकती है, अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी E10 कंप्लायंट है या E20 कंप्लायंट है तो और कम। लेकिन अगर आपकी गाड़ी प्योर पेट्रोल है तो वो 20% तक भी जा सकती है। 20% एक बड़ा धक्का है उस देश में जहां पर लोग आज भी गाड़ियां कितना देती है के लॉजिक से लेते हैं, कि भैया माइलेज कितनी है तुम हमें वो बताओ। मारुति सुजुकी जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर और सबसे बड़ी सेल्स में है आज की डेट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया में, वो भी मेन उसका लीड इसलिए है क्योंकि वो कितना देती है का जो क्वेश्चन था वो लीड करती है पैकिंग। तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग इसलिए एक चैलेंजिंग चीज है। अब हम बताना चाहेंगे इसके पॉजिटिव्स क्या है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हमारी इंडिया में मेजरली बनती है वो बनती है भूसे से। जो आपका शुगर केन का भूसा होता है उससे बनती है, तो जो वेस्टेज है वो कंट्रोल कर पाते हैं। और वो वेस्टेज जो जो भी फार्म वेस्ट है उसको हम इथेनॉल में कन्वर्ट करके फार्मर्स के एक तरीके से यील्ड बढ़ा पाते हैं। अर्निंग यील्ड, नॉट फार्म यील्ड।
दूसरा क्या है, शुगर केन से भी बनती है। इंडिया धीरे धीरे शुगर केन की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है। ये कौन से भी बन सकता है, ये शुगर केन से बन सकता है, ये बैम्बू से अर्बन भी। वेस्ट से भी बन सकता है, बैम्बू से भी बन सकता है, अर्बन वेस्ट से भी बन सकता है ये। तो जो भी चीजें तो इन चीजों को प्रोसेस करके बना सकते हैं। अब इसके फायदे ये हैं कि आपका जो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो सकता है। बहुत सारी जगहों पे हमारी कॉस्ट हम कम कर सकते हैं चीजों को लेकर के, और रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं फार्मर्स का। दूसरा, आपका जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो कम होती है। इंडिया ने जब से E10 का चालू है, जब से इंडिया ने एग्रेसिवली एथेनॉल ब्लेंडिंग चालू करी है, तब से इंडिया लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बचा चुकी है अपने पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट्स में, मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में, क्योंकि कम तेल इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को। ये देखिए 40,000 करोड़ का फॉरेक्स सेविंग कर चुका है इंडिया, और लगभग 1 लाख करोड़ फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया बचा चुका है। ये एक बड़ा प्रॉफिट है इंडिया को एज अ इकोनॉमी, जो कि सरकार बाकी जगहों पे ये पैसा फिर खर्च कर पाती है। कस्टमर का इसमें ज्यादा फायदा नहीं होता, हमारे लिए तेल पतला नहीं हो रहा है, हल्का, सॉरी ना ही पतला नहीं होता, हमारे लिए तेल सस्ता नहीं हो रहा है। हम पतला और हल्का तो हो गया तेल, लेकिन हमारे लिए तेल सस्ता नहीं हो रहा है। हम अभी भी ज्यादा ही पे कर रहे हैं, शायद बढ़ ही गया है तेल का प्राइस। लेकिन ये वो है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो ग्लोबल एग्जांपल्स हैं, सबसे आगे चल रहा है भैया ब्राजील, वो E30 पे चला गया, और ब्राजील E85 भी करता है। E85, E90 जो कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं, वो 100% इथेनॉल पे भी चल जाते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। और इथेनॉल का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल लगभग 30% तक कम कर देता है पेट्रोल में, और आप जितना ज्यादा ब्लेंड करेंगे वो और कम करता चलेगा। तो क्लीन है, क्लीन के साथ साथ कॉस्ट कम करता है, एफिशिएंट उतना नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट कम कर देगा तो आपकी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन कंपेंसेट हो जाना चाहिए। अब सरकार उसको कैसे हैंडल कर रही है वो एक चीज है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल की कॉस्ट कम नहीं हो रही है कंज्यूमर के लिए, तो वहां पर इंडिया में कॉस्ट का फायदा नहीं मिल रहा। हाँ, तो ये जो भाई साहब बता रहे हैं यूएस ने मेन स्ट्रीम किया। एक और जो बड़ी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार ने जो अपने प्रेस रिलीज के अंदर क्लैरिफाई करी है, लोगों ने बोला कि हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस बढ़ेगी, कोरोसिवनेस बढ़ेगी, तो हमारी इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड इट इज अ बिग डेंट ऑन अस, क्योंकि हमारी एक तो आप मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ा रहे हो। गाड़ी पालना ऑलरेडी इंडिया में बहुत महंगा है, एंड इंडिया के सिर्फ 2 से 3% लोग ही गाड़ी ओन करते हैं आज की डेट में। गाड़ी, पेट्रोल, गाड़ी में मैं सब बोल रहा हूँ, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सब कुछ इंडिया में 2 से 4% या 5% एट मैक्स ओन करते हैं मोटर व्हीकल। उसके अंदर भी 28% ओल्डर है, और फिर बाद में E10 का एक बड़ा चंक है जो कि अराउंड 35-40% के आसपास है, और फिर E20 कंप्लाइंट वाले व्हीकल्स हैं। अब इन सब की कॉस्ट आपने बढ़ा दी मेंटेनेंस की, अब अगर इंश्योरेंस की कॉस्ट और बाकी सब चीजों की भी कॉस्ट बढ़ गई तो ये बड़ा झटका है कंज्यूमर के लिए। और उससे आपका तेल का खर्चा भी तो बढ़ रहा है ना, खाली मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ रही, आपका तेल का खर्चा बढ़ रहा है, बिकॉज अब गाड़ी उतनी माइलेज नहीं देगी। ये बड़े क्रिटिसिज्म है जो कि सरकार को दिए जा रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक है, अगर थोड़ा बेनिफिट जो तेल के प्राइसेस का है वो अगर लोगों को ना ट्रांसफर कर पाए सरकार, अगर करती है तो आई थिंक काफी सारी चीजें कंपेंसेट हो सकती हैं। लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन है चीज को लेकर के, वो थोड़ा कम हो सकता है। मोर ओवर, हमें टेक्नोलॉजी के साथ मूव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को हम ऐसे हैमर नहीं कर सकते हैं हर बार, कि जैसे E10 लेके आ गए तुम फटाफट करो अब, या E20 लेके आ गए फटाफट करो अब। इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें इंडस्ट्री को पहले बोलना पड़ेगा कि आप बनाओ, आप लेके आओ, तब हम ये मैंडेट करेंगे। आप मैंडेट फर्स्ट चीजें नहीं कर सकते हो, आपको पहले मार्केट रेडी करना पड़ेगा उस चीज के लिए। मार्केट रेडी नहीं होगा तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी थ्रू आउट इकोनॉमी। क्योंकि एक बार अगर नाम खराब हो गया आपका, इथेनॉल से माइलेज कम होती है या और कुछ होता है, तो लोग गाड़ी खरीदना कम कर देंगे कि भाई नई गाड़ी में भी सेम दिक्कत आएगी, हम नहीं करेंगे, जबकि वो कंप्लाइंट है उसमें शायद वो दिक्कतें नहीं आएंगी। वो एजुकेशन का भी एक बड़ा चैलेंज है जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ा हर्डल होगा इंडिया के लिए। बाकी मेरे को लगता है कि पॉजिटिव ही है अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखेंगे तो। जी भाई साहब, आपकी कुछ राय इस पूरी चीज के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे तीन बड़े मुद्दे हैं मेरे हिसाब से। मैंने कुछ बड़े इथेनॉल ब्लेंडर्स के साथ भी बात किया था पर्सनली भी, और उन्होंने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि जब भी आप एथेनॉल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो इतना महंगा नहीं पड़ता है कि स्टार्टिंग में फार्मर आपको एक रीजनेबल रेट पे दे देता है। बाद में क्या होता है, आपका जो प्रोड्यूस है बेसिकली, जो उनका जो लाइक होता है ना, धान हो गया या जो भी हो गया, बैम्बू है, जो भी वेस्ट जो है वो आपको जो देते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो खुद भी बढ़ाने लग जाते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है उनके दिमाग में। उनको लग रहा है यार पैसे मिल रहे हैं तो थोड़ा और मिल सकता है, स्केर्सिटी करते तो थोड़ा और पैसा मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है इससे, उनके जो लोग एथेनॉल बना रहे हैं उनका फीड स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है सडनली, तो वो भी आगे प्राइस बढ़ाते हैं। तो ये जो विशियस साइकिल है, इस वजह से क्या है, एथेनॉल प्राइसेस बहुत बढ़ने लग गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैन्युफैक्चरर लेवल पे मैं बता रहा हूँ।
सेकंड आ जाते हैं कि ये जो सरकार ने जो पुश किया है, लाइक होता है ना E20 करके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा भाई साहब के साथ में कि क्या हुआ है यहाँ पे, ब्राजील ने भी ऐसे ही किया है, मैंडेट बनाया है, पुश किया है कि हमको इतना इथेनॉल करना है। यहाँ पे इसका रीजन क्या है, यहाँ पे ये समझना होगा। यहाँ पे क्या है, सरकार पैसा ही बचाना चाह रही है, ठीक है। जैसे भाई साहब ने बताया 40,000 करोड़ बच रहे हैं, ठीक है। इतने सारे खर्चे हैं, ये 40,000 करोड़ इज मेजर बेनिफिट। और बात क्या है, सारे ओएमसी प्लेयर्स जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बेसिकली आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सारे सरकारी कंपनीज है। तो अगर उनके पैसे बच रहे हैं, उनको कम तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो टेक्निकली सरकार के पैसे बच रहे हैं, तो सरकार को ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये क्या है, सरकार के माइंड में भी चीज प्ले कर रहा है, क्योंकि फॉरेक्स कभी भी कंपनी का नहीं होता है, फॉरेक्स देश का होता है। तो वो वाला माइंडसेट आज भी है इंडिया के अंदर। तीसरा जो चीज है, मैं अब उस नंबर पे और डेटा पे पॉइंट्स पे जाऊंगा। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, वो इसलिए बन गया है क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है भी, कि गडकरी भाई साहब के जो दो लड़के हैं, वो लोग सियान आग्रो बोल के कंपनी चला रहे हैं। तो अब क्या हो गया है, लोग क्या कह रहे हैं कि अरे भैया, आप 17 करोड़ कर रहे थे लाइक रेवेन्यू, फिर आपका 5 से 11 करोड़ हो गया, लाइक होता ना, और बेसिकली आपका रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है। और आपका मैंडेट भी आप E20 से E27 कर रहे हैं, लाइक होता ना, कि ब्राजील में भी ऐसा हो रहा है। जैसा भाई साहब ने बताया, E30 ब्राजील में भी है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों ने क्लियर लिंक बना लिया है कि होता ना, लाइक कि किसी एक प्रोड्यूसर को बहुत क्लियर बेनिफिट हो रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में 40 रुपए में बताइए, 730 रुपए में हो गया है ये सब, लाइक होता ना। और अगर मैं आप वही कह रहा, इसी को तो क्रोनी कैपिटलिज्म भी बोलते हैं ना सर। एग्जैक्टली, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2014 में लाइक होता ना 17 करोड़ था, बट वो एक डाउन ईयर था, डाउन क्वार्टर था। अगर आप देखें एवरेज 100 करोड़ के आसपास था। अगेन उसके बावजूद भी 500% बढ़ गया है, 511 करोड़ के आसपास हो गया है। पॉइंट भी क्या है कि अब आप ये बोल सकते हैं कि उनका लड़के कोरोना कैपिटलिज्म कर रहे हैं अब, या फिर बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है वो, लाइक होता है ना। अब दिस इज समथिंग जो अब आपके ऊपर है, वो आपको डिसाइफर करना है। इससे क्या होता है ना, पब्लिक में मिसट्रस्ट का भावना आ जाता है कि होता है ना, लाइक कि मेरा पॉलिटिशियन तो कमा रहा है इससे, देयर इज समबडी हु इज अर्निंग फ्रॉम इट, और हम हार रहे हैं एज अ पब्लिक इन जनरल। यहाँ पे आई फील कि होता है ना, लाइक गवर्नमेंट को भी प्रेस रिलीज करके क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि ये लोग जो एथेनॉल प्लांट्स बैठाए हैं, दिस इज अ बिजनेस वेंचर जो वो लोग खुद कर रहे हैं। और भी प्लेयर्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि सियान एग्रो इज द ओनली प्लेयर हियर, लाइक देयर आर बिगर प्लेयर विच आई एग्री। बट प्राज इंडस्ट्रीज भी है, बलरामपुर चीनी भी है, शुगर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, असम पेट्रोकेमिकल्स है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट जो एथेनॉल और एथेनॉल ब्लेंडिंग मेथनॉल बनाते हैं। सो मेरा पॉइंट भी क्या है कि यहाँ पे मिसट्रस्ट का भावना आ गया। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, जो पूरे चीज को एक तरीके से पूरा कोट कर सकता है, कि सस्टेनेबिलिटी बहुत सोना लगता है, सब करना चाहते हैं, पर लास्ट में इंडिया जैसे देश में या फिर एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, जहाँ पे होता है ना आप डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन गए हो, वहां पे आपको सरकार के एंड से पुश होता है जनरली ये सब सस्टेनेबिलिटी मेजर्स। ऑब्वियसली इट्स अ विन विन सिचुएशन, तभी सरकार कर रही है। सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए नहीं कर रही, इट ऑब्वियसली हेल्प्स एनडीसी। बट वो पैसा जो बच रहा है, वो फॉरेक्स करेंसी, दैट इज अ मेजर ड्राइवर फॉर इट ऑब्वियसली, लाइक होता है ना। और ये जो पूरा इकोनॉमी एज ए होल जनरल है, आपको एक आइडिया, बेसिकली आपको एक स्टोरी बना के अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज को। तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पे सरकार को आके ये बोलना चाहिए कि हम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठ रहे हैं। और यहाँ पे एक और भी चीज है, इंश्योरेंस कंपनी एक्वो बोल के कुछ कुछ एक कंपनी थी, उन्होंने बोला था कि अगर आपका ये जो इंजन खराब हो जाएगा तो हम इंश्योरेंस कवर नहीं करेंगे। ये भी एक आउटरोर आया था कि था ना कि अरे, तो अगर इंश्योरेंस कवर ही नहीं करेंगे तो मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपको नहीं याद हो तो गाड़ी में आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। सो अगेन, यहाँ पे सरकार को और ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को आके बात करके बोलना होगा, नहीं भैया, अगर आपको गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं है नहीं, हम वो आपकी रिजोल्व हेल्प हो गया है। करेंगे। वो अच्छा, हो रिजोल्व हो गया। गया है। वो प्रेस रिलीज में ओके। सरकार ने ऑलरेडी या क्लेरिफाई कर दिया है कि तो इंश्योरेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। या और जी भाई साहब कंटिन्यू। सो बेसिकली ये मेरे को पता नहीं था, तो मेरा पॉइंट भी क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सरकार बेटर क्लियर कर सकती थी इस चीज को, मच मोर क्लैरिटी के साथ में, कि और भी प्लेयर्स हैं, लाइक होता है ना, इकोसिस्टम बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। लाइक अगेन वी आर कमिंग बैक टू दैट सेम थिंग, फार्म फार्म लॉज में भी यही हुआ था। आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम ये है इस चीज के साथ। सो या दैट्स माय नहीं, मैं बनिया भाई साहब के साथ डिसएग्री करूंगा। पॉइंट। ठीक से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एथनॉल ब्लेंडिंग इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है पिछले 5-6 साल से ज्यादा ही। ठीक है।
तो एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करते हैं। मार्केट रेडी नहीं है। मैं बार बार यही चीज बोलना चाहूंगा, इंडिया ब्राजील से बहुत ज्यादा बड़ा है पॉपुलेशन डेंसिटी में। इंडिया ब्राजील के बराबर भी नहीं है पर कैपिटा इनकम में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद हम बहुत नीचे हैं। इंडिया के अगर टॉप 1% अगर आप हटा दो जिनको फर्क नहीं पड़ेगा इस डिसीजन से, तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो ब्राजील से बहुत नीचे आ जाती है। ब्राजील में लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वहां पर गाड़ियों का उतना बड़ा स्विच नहीं होएगा जो इंडिया में होएगा, डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ स्मॉलर मार्केट व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट नंबर्स, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन वाइज इतनी बड़ी है तो उसके बस एक छोटा चंक ले रहा है, लेकिन वो छोटा चंक इस क्वांटिटी में खरीद रहा है जो ब्राजील में नहीं है। तो ब्राजील से ज्यादा बड़ा मार्केट है इंडिया का, ब्राजील से ज्यादा पैसा डला हुआ मार्केट में, और ब्राजील से कम कैपेसिटी है नई गाड़ी लेने की। तो उसके अंदर आप ऐसे फोर्स करेंगे तो भाई कंज्यूमर कंज्यूमर कहाँ जाएगा, आप ये समझिए ना। जहां पर सरकार बार बार ये चीज बोलती है कि भाई कंज्यूमर फोकस करना है, टाइम एंड अगेन जो डिसीजन आ रहे हैं वो यही ले रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे फोकस करके कर रहा है और सारी इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन भी सही से प्ले नहीं हो रहा है। मेरा मेन शिकवा सरकार के साथ सिर्फ यही है, आप अगर कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री को अलाइन करके रेडी करके अगर करते विद प्रॉपर अनाउंसमेंट, जो आज 2025 में हो रहा है, अगर आप उसको एक साल डिले कर देते, 2030 तो आपका टारगेट था ना, एक साल और डिले कर या देते तो लोग थोड़े मेंटली प्रिपेयर हो या जाते। ठीक। आप 5 साल जल्दी करने के चलते आप 4 साल जल्दी करते, आपको फायदा तब भी मिलता, आप अभी भी तो ले ही रहे हो ना गेंस। ई 10 की जगह पे ई 15 पे शिफ्ट करते हैं ना धीरे धीरे, या फिर ई 20 पर आते, धड़ाके से आप ई 20 पर कैसे चले जा रहे हो, और डबल इथेनॉल ब्लेंडिंग आप कर दे रहे हो एकदम से। लोग रेडी नहीं है इस ट्रांजिशन के लिए जो आप कर रहे हो, आप समझ रहे हो मेन चैलेंज जो है। जेस्टेशन मैं यहाँ पर पीरियड नहीं बस ये आया बेसिकली, यहाँ पे जेस्टेशन नहीं हुआ। एग्जैक्टली या, मैं यहाँ पर बस यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा, मैं ये वाली वीडियो भाई साहब ने क्लियर आपको बता दिया है। अब मैं नहीं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर हमारे वो जो रोड गडकरी भाई मिनिस्टर है हमारे साहब। गडकरी भाई साहब और उनके बच्चों का कुछ रोल है कि नहीं है, या, मुझे नहीं मालूम, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं फैलूंगा। इनफैक्ट जब ईटन आया तो गडकरी भाई साहब का इंटरव्यू है, मैं अर्ज करूंगा आप सबको देखने के लिए वो यस यस। इंटरव्यू। आप अगर देखेंगे गडकरी भाई साहब के इंटरव्यूज, ललन डॉग के साथ भी उन्होंने एक और इंटरव्यू किया था, आप वो भी देख सकते हैं। वहां पे गडकरी भाई साहब ने क्लियरली बोला है कि वो फार्म और उनके जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो चलता है इस बेसिस पे कि हाउ कैन ही इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स एंड गेट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। उनके बच्चे इस चीज के अराउंड काम करते हैं, सिर्फ इथेनॉल नहीं, वो बाकी चीजों में भी काम या, करते हैं उसकी वजह से। तो उनका मेन गोल ये है। तो ये काफी टाइम से वो लोग करते आ रहे हैं। अब बस मार्केट मैच्योर हो रहा है उसकी वजह से उनको फायदा मिला हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज मार्केट में भी ग्रोथ आई है इस चीज को लेकर, पाए बड़ी होगी तो जो प्लेयर्स है उनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा ही फॉर श्योर। तो हम नहीं कह सकते कि हम ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज को। या, मैं बस कंज्यूमर की तरफ अटेंशन लेके आना चाहता हूँ कि शायद लोगों को उतनी प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, एंड एकदम से जो झटैक से चीजें करने की, जो नी जर्क रिएक्शन करने की जो आदत हो गई है सरकार की व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर कंसर्न्स, वो गलत है। आप बाकी सब चीजों के अंदर स्लो चलते हो, लेकिन जैसे कंज्यूमर का कुछ आता है आप एकदम से नी जर्क रिएक्शन कर देते हो काफी सारी चीजों को लेकर के। ये नी जर्क रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। आप इंतजार करते रहिएगा, क्योंकि हम गेमिंग के ऊपर और एक वीडियो बनाने की तैयारी, हम एक और वीडियो बनाने जा रहे थे, क्योंकि हम पहले एक दो वीडियो बना चुके हैं जब मार्केट ग्रो कर रहा था। तो आप हम आपको उसके ऊपर भी एक टीजर दे देते हैं कि जो भी है ठीक है, लेकिन ये सेक्टर कैसे जाएगा हम उसके ऊपर आगे बात करना चाहेंगे। इसी के साथ हम ये वाली वीडियो कंक्लूड करते हैं। बढ़िया भाई साहब, कुछ है आपके पास तो बताइए। बस लास्ट तड़कता पॉइंट यही भड़कता। है कि ये इट्स नॉट समथिंग जो सिर्फ एथेनॉल के साथ हुआ है, बायोगैस के साथ भी सेम हुआ है। आप बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जेस्टेशन पीरियड बोल के एक चीज होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, सप्लायर और डिमांड दोनों को प्रिपेयर करते हैं उतना बड़ा शॉक के लिए। यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होने दे रहे हैं, आप तुरंत शॉक दे दे रहे हैं, और सप्लाई और डिमांड दोनों साइड बहुत झुंझला जा रहे हैं शुरू से। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी एग्जैक्टली। नीयत बहुत बढ़िया है, हम लोग समझ पा रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं, बट गिव इट सम टाइम। मार्केट इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि अब इतना फास्ट फास्ट मूव करेंगे। लोगों को भी थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए कि वो जो कर रहे हैं उनके आने वाले पीढ़ी के लिए बेनिफिशियल भी है, वो कैसे प्रदूषण भी कम करती है। पर अगर आज आप उनके पॉकेट को हर्ट करेंगे तो उनको भी यही दिखेगा कि आज उनके पॉकेट को हर्ट हो रहा है। बस आज उसी के साथ आज के लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।